हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। एसएससी जीडी के 15 दिन बचे हैं। आप लोगों को जनरल अवेयरनेस, जीके, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, ये संपूर्ण पोर्शन जिसे हम जनरल अवेयरनेस या जीके कह देते हैं, उस सभी में पारंगत करने के लिए, कुशल बनाने के लिए क्लास मैं मैराथन लेकर आ रहा हूं, आया हूं। इस क्लास में हम लोग एसएससी सीजीएल में पूछे गए, एसएससी सीजीएल में पूछे गए, हाल ही में कब पूछे गए, 1 दिसंबर 2022 से पेपर हुए हैं, तब से जो प्रश्न पूछे गए उनके माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे हमें कितना आता है कितना नहीं आता। याद रखिएगा, जीके की एसएससी में कोई लेवल नहीं होता, सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, एमटीएस या जीडी। जीके मतलब जीके, वो कहीं का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब आप देखोगे और मैं आपको बताता चलूंगा ये क्वेश्चन कहां कहां से पूछ रहा है। मेरी उम्मीद है कि आप 50-60% बिल्कुल सही उत्तर दोगे और 40-50% आप गलत उत्तर दोगे, जिससे आप सीखोगे। ठीक है, सुन स्टार्ट करें। चलिए भैया, प्रश्न है पहला, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने, दशम गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 में की गई। कब की गई? 13 अप्रैल 1699। तो 13 अप्रैल 1699 में जब खालसा पंथ की स्थापना की गई, तभी से आप जानते हो 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है। 13 अप्रैल 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो वहीं से आप कह सकते हो कि खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में 13 अप्रैल में इनमें से बैसाखी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? बैसाखी मनाई जाती है। लोहड़ी आप फसल कटाई से संबंधित त्योहार भी समझ सकते हो, 13 जनवरी को आती है। लोहड़ी भी पंजाब का त्योहार है और इससे साथ ही आप संक्रांति, जो मकर संक्रांति होती है, उससे संबंधित त्योहार भी समझ सकते हो। मकर संक्रांति से संबंधित त्योहार भी समझ सकते हो। होला मोहल्ला होली के आसपास आता है। आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब, यह बात 1680 के आसपास की है। आनंदपुर साहिब में जब गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बार कूच किया, उसी यात्रा की याद में प्रत्येक वर्ष होला मोहल्ला, इसमें मार्शल आर्ट का प्रदर्शन सिखों के द्वारा किया जाता है। तो पहले का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है, बैसाखी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? इनमें से कौन ऐसे जो अपने समय पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं? आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में 15वीं जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से हैं। तो आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं? तो याद रखिएगा, भारत के 13वें राष्ट्रपति, ये 13वें थे। 13वें प्रणब मुखर्जी जी, 14वें रामनाथ कोविंद जी, 15वीं द्रौपदी मुर्मू, प्रणब मुखर्जी, ये 1991 से लेकर 96 तक आप देखोगे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष सदैव प्रधानमंत्री होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। 4, आजकल आपके पेपर में एबीसीडी नहीं दे रहा, वो 1 2 3 4 ऑप्शन दे रहा है, इस बात को ध्यान रखें। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? आप 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे। राष्ट्रीय एकता दिवस, पेन कॉपी नोट लेते चलिएगा कि पहला सही है दूसरा सही है, जिससे आपको अंदाजा हो सके। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस। भारत के अलावा 4 और देश ऐसे हैं जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, कांगो, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन, भारत। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जो बर्थडे है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का बर्थडे, याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के तौर पर मनाया जाता है। ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा इनमें से किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? ऊंट संरक्षण, याद रखिएगा, ऊंट के ऊपर जो अनुसंधान संस्थान है या नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल्स,
ऊंट के ऊपर अनुसंधान संस्थान, ये बीकानेर राजस्थान में है। ऊंट और चिंकारा, जिसको आप काला हिरन भी कहते हैं, ये दोनों राजकीय पशु भी है राजस्थान के। तो ऊंट अनुसंधान संस्थान ये राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। राजस्थान सरकार ने ही अपने बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया ऊंटों की प्रोटेक्शन और उनके डेवलपमेंट से, कैमल के कंजर्वेशन और उनके डेवलपमेंट से संबंधित। तो चौथे का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है, राजस्थान। प्रश्न संख्या 5, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? हमारे संविधान के भाग 3 में, हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 22 तक आपको स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार मिलेंगे, जिसमें निवारक निरोध से संबंधित यह अनुच्छेद 22 में बात कही गई है। इकट्ठा होने की आजादी, भाषण की आजादी, यह सब अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की आजादी है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत, ये जो अनुच्छेद 21 और 20 है, इसे इमरजेंसी आपातकाल के समय पर भी हटाया नहीं जा सकता, आपातकाल के समय पर भी इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुख्य है। अनुच्छेद 21 में प्रश्न संख्या 6, किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा है सरोद सम्राट, आपसे क्या पूछा है? सरोद सम्राट। अर्थात इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बढ़िया सरोद प्लेयर है? प्रश्न पूछने का सीधा सीधा तरीका, इनमें से कौन फेमस सरोद प्लेयर है? आमिर अली खान, किशन महाराज, अमजद अली खान या पंडित रविशंकर? तो आप 8-10 अच्छे वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित प्लेयर्स जानते हैं। जैसे आप जानते हैं अमजद अली खान, ये बहुत ही फेमस सरोद वादक है। इसी तरह पंडित रविशंकर प्रसाद, ये सितार वादक है। इन्होंने मध्य प्रदेश का एक मेहर राजघराने में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अलाउद्दीन खान, उनसे सीखा था। तो पंडित रविशंकर प्रसाद सितार, अमजद अली खान सरोद। इसके अतिरिक्त यदि आप जानोगे तो हरिशंकर चौरसिया बांसुरी, ऐसे आपको बहुत सारे, विलायत खान और भी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे। तो ये म्यूजिक का पार्ट है डीपली। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, सरोद सम्राट अमजद अली खान। किए गए कार्य की इकाई, रेट ऑफ, यूनिट ऑफ डूइंग वर्क, यूनिट ऑफ वर्क। आपसे पूछा है कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई क्या है? ये कार्य की इकाई भी होती है, ये ऊर्जा की इकाई भी है, ये वर्क और एनर्जी दोनों की इकाई होती है। वर्क और एनर्जी दोनों की ऐसा यूनिट है। 1 जूल 10⁻7 अर्ग, इसकी सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस व्यवस्था में इसकी यूनिट क्या होती है? अर्ग। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। तो याद रखिएगा कार्य की ऐसा यूनिट जूल हो जाती है। वाट शक्ति की हो जाती है, पावर की हो जाती है। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा की इकाई, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। 7 का उत्तर बी आपका बिल्कुल सही है, 7 का उत्तर बी, 2 जूल आपका बिल्कुल सही है। 1 जूल का मतलब है 1 न्यूटन फोर्स से आपने किसी चीज को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, तो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया। अब सभी जानते हैं हम दुनिया में इस सभी भय बंधन, मोक्ष माया, इन सब से मुक्ति पाना चाहते हैं, सभी चाहते हैं, सभी का यही है। इन्होंने कहा मुक्ति पा सकते हो किसके माध्यम से? समाज सेवा के माध्यम से, निस्वार्थ कार्य, ऐसे कार्य करने से जिनमें आपका स्वार्थ नहीं हो, मतलब दूसरों की भलाई करने से। इनका मोटो भी था आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धित्वाय। इनका ये करके आत्मनो मोक्षार्थम, मोक्षार्थम जगद्धार्थम जगद्धित्वाय, धित्वाय,
कि अगर आप समाज सेवा करते हैं, यदि आप निस्वार्थ कार्य करते हैं, इसी में आपका और समाज का भला मोक्ष छुपा है। तो उन्होंने कहा यदि आप मोक्ष पाना चाहते हो, यदि आप दुनिया में मुक्ति पाना चाहते हो, तो आपको समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य करना पड़ेगा। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापना, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापना, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में स्थापना, मोक्ष, समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य। गोल्जी कॉय में परिपक्व भाग किस आकृति का होता है? परिपक्व भाग, मेच्योर भाग जो होता है, यह किस आकृति का होता है? आप सभी जानते हैं कि यह आपका न्यूक्लियस मान लेता हूं, केंद्रक, किसी भी सेल का इसे केंद्रक मान लीजिए। यहीं पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर जिसे बोलते हैं, जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोटीन का निर्माण होता है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिस पर लिपिड्स। अब प्रोटीन और लिपिड्स जो आए तो यहीं पर कुछ इस प्रकार की एक के ऊपर एक जैसे परत वाली कुछ इकाइयां होती हैं, जिनको गोल्जी कॉय, कैमिलियो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले इनको खोजा। इसके दो सिरे होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस की ओर, एक होता है सेल वॉल, अर्थात जो कोशिका, सेल मेम्ब्रेन, जिसे आप कोशिका ऐसे भी कह सकते हो, सेल मेम्ब्रेन की तरफ ये जो भाग होता है इसको सिस भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस भाग। और जो इस तरह भाग होता है उसे ट्रांस भाग कहते हैं। तो याद रखिएगा, ट्रांस, इसे मेच्योर भाग भी कहते हैं, क्योंकि यहां से प्रोटीन एंटर करते हैं और यहां से बिल्कुल पैक होकर ये प्रोटीन जहां जाने होते हैं वहां पहुंच जाते हैं। प्रोटीन पैकेजिंग का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोटीन पैकेजिंग का। ये जो इसका सिस भाग है ये कॉन्वेक्स होता है, इमेच्योर है। हमसे मेच्योर पूछा है, अर्थात जब प्रोटीन पैक हो जाते हैं। और ये जो मेच्योर भाग होता है ये कॉन्केव होता है। लेकिन जब ये आंसर की सीजीएल की आई तो साथ ही इसमें ये क्वेश्चन का जो उत्तर था वो आंसर की में गलत था। इस क्वेश्चन का जो उत्तर था वो आंसर की में क्या था? बिल्कुल गलत उत्तर था। तो कैसा होता है? सिस फेस जो इमेच्योर है वो कॉन्वेक्स उत्तल, जबकि जो मेच्योर अथवा परिपक्व फेस है वो कॉन्केव अथवा अवतल होता है। तो सही उत्तर क्या जाएगा? डी आपका बिल्कुल सही है सर, कॉन्केव फेस होता है। तो गोल्जी कॉय में परिपक्व भाग जो होता है, जहां से प्रोटीन पैक होकर डेस्टिनेशन, मंजिल की तरफ भेज दिए जाते हैं, वो कॉन्केव अवतल शेप है, परिपक्व भाग भी बोलते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, जबकि सी जो है, सिस भाग जो है, ये न्यूक्लियस की तरफ होता है। 9 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। कोयले का जलना यह किस प्रकार की रिएक्शन का उदाहरण है? कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कई प्रकार की। पहली बात तो आप समझिए, यह रासायनिक अभिक्रिया है, यह केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। किसी भी चीज का जल जाना यह केमिकल चेंज होता है। एक होती है साथी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, A+B बन के AB बन गया। एक होता है कोई चीज AB थी, उसको आपने हीट दी या इलेक्ट्रिक करंट दिया, A+B बन गई। ऐसे मान लो A में कोई AB चीज थी, कोई CD चीज थी। इसमें क्या हुआ? C ने B को हटाकर खुद जुड़ गई इसके साथ, AC+BD नामक कोई चीज बन गई। इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन। कभी कभी डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। कभी कभी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में, कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ये कंबशन अर्थात कोई चीज जल गई। अब आपको यही देखना है कि कोयला, कोयला क्या होता है? कार्बन होता है। कोयला, कोई भी चीज जलेगी तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी। भाई कोई भी चीज जलेगी तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी ना, तो बनेगी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे कंबशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, जो चीज जलती है। अब इसका तो कोई नाम नहीं है, इसका मतलब दो चीज मिलकर एक हो जा रही हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। इसका मतलब जब चीज एक हो जाती है इन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, इन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। पादपों में जाइलम ऊतक का भाग भोजन का भंडारण करता है। आप सभी जानते हैं पौधों में दो प्रकार के कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, संवहन ऊतक होते हैं।
संवहन ऊतक। और ये जो भाग है जाइलम का, ये लिविंग भाग होता है। एक होता है साथी जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक क्या होता है? फ्लोएम। जाइलम जल, खनिज आदि का कंडक्शन, संवहन करता है। कहां से? जड़ से शीर्ष की ओर, पेड़ के ऊपरी भाग की ओर। इसके चार भाग होते हैं, ट्रैकिएट्स होते हैं इसमें जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर्स होते हैं। ये जो पेरेन्काइमा वाला भाग है, ये स्टार्च स्टोर करता है और पेड़ पौधों में जो खाना इकट्ठा होता है वो स्टार्च के रूप में। इसका एक काम और है, बाकी तो जल और खनिज को ले जाना। फ्लेम जो होता है, ये दोनों दिशा में, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये भोजन जो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन बना है, उसको संवहन करने का काम करता है, उसको लाने ले जाने का काम करता है। इसमें सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, इसमें भी फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। अब से पूछा है जाइलम ऊतक का कौन सा भाग, तो याद रखिएगा जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है। क्या होता है? जाइलम पेरेन्काइमा ये स्टार्च को स्टोर करता है, खाने को संग्रहित करने का, लाने ले जाने का नहीं, स्टोर करने का काम करता है, गोदाम की तरह काम करता है। लाने ले जाने का काम तो फ्लोएम करता है। 11 का उत्तर 2 आपका बिल्कुल सही है। 11 का उत्तर 2 आपका बिल्कुल सही है। भारत में दूसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? सोचो, 8वां चला, अभी जो हमने 2022 में मनाया इंटरनेशनल योगा डे, IYD जिसको कहते हैं, इसकी थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। यही थीम थी ना, मानवता के लिए योगा, यही तो थीम थी। 2021 की जो थीम थी योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर वेलनेस। 2020 जब कोरोना था तब थीम थी योगा फॉर फैमिली, योगा फॉर फैमिली एंड योगा एट होम, योगा विद फैमिली, योगा एट होम, क्योंकि सब लोग तब घर पे ही थे। आपसे पूछा है दूसरा, पहला जो मनाया गया वो 2015 में हार्मनी, योगा फॉर हार्मनी एंड पीस, अर्थात शांति एवं सौहार्द के लिए, शांति एवं सौहार्द के लिए। फिर दूसरा जो बनाया गया वो केवल शांति के लिए, तीसरा हेल्थ के लिए और चौथा साथी आपका हार्ट के लिए। पहला, दूसरा, तीसरा। आपसे पूछा है दूसरा था साथी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, योगा फॉर अचीविंग दी सस्टेनेबल। अब पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। यह सातवां हो गया, यह छठा हो गया। अब यदि आपसे बीच के भी जो 2-3 बचे, इनके बारे में मैं मान लेता हूं, पूछ लेता है, वो आ जाता है कि भाई हमें तो इनके बीच के वालों को भी जानना चाहते हैं, तो इसमें आपको जरा भी कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। यदि हेल्थ होगी तो पीस भी होगी, और पीस होगी तो दिल तुम्हारा शांत रहेगा। तो शांति के लिए यह हो जाता है आपका तीसरा। 2015, 2016, यह हो जाता है 2017। स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य अच्छा तो आपके यहां पर शांति भी रहेगी, यह चौथा हो जाता है 2018, और शांति आपके दिल में रहेगी 2019, पांचवा। अब इसलिए मैंने आपको 8 के 8 लिखवाए, क्योंकि अभी दिसंबर में पेपर हुआ और उन्होंने दूसरे वाले की पूछ ली, तो इनका कुछ भरोसा नहीं है। पहले का आ गया योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस, दूसरे में सतत विकास, तीसरे 2017 में आपसे पूछ ले इन्होंने साथी हेल्थ के लिए, चौथे में फिर शांति, पांचवें में हार्ट, छठे का आ जाता है ये कोरोना वाला, सातवें में वेलनेस, और अभी 2022 में 8वां योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 2014 में प्रस्ताव मंजूर किया था यूनाइटेड नेशंस की महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा। एक और चीज याद रखिएगा, इस बार जो इसका होस्ट रहा वो मैसूर का अंबा विलास पैलेस रहा। 12 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर
आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है, कहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। भारत में व्यावसायिक 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तारापुर महाराष्ट्र में यह भारत का प्रथम व्यावसायिक न्यूक्लियर पावर प्लांट था। नरोरा उत्तर प्रदेश, रावत भाटा राजस्थान, इसके अलावा ककरापारा ये गुजरात में है। कायगा नामक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कर्नाटक में है। कुंडनकुलम और कलपक्कम, कुंडनकुलम और कलपक्कम, इसका उत्तर सभी दे दोगे आप लोग। ये साथी तमिलनाडु में, कुंडनकुलम और कलपक्कम ये तमिलनाडु 7, विजयवाड़ा में नहीं है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में किस नाम से जाना जाने लगा, जिसे बाद में किस नाम से जाने लगा। फिर पूछा है साथी आपको, इसे किस नाम से जाना जाने लगा। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। यदि आप देव समाज की बात करें तो सन 1886 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना। शिव नारायण अग्निहोत्री, इसे अच्छे से दिमाग में याद रखिएगा। शिव नारायण अग्निहोत्री, देव समाज की स्थापना। ठीक है भैया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है भाई। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। अंग्रेजी के थोड़े ऑप्शन गलत हो गए। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय जी के द्वारा, राजा राममोहन राय जी के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। देव समाज की स्थापना 1886 में शिव नारायण अग्निहोत्री। आर्य समाज की स्थापना 1875।